उन्होंने सोवरेन के नाम से बोला कि मैं सोवरेन हूँ एंड यू आर अ जुडिशियल सर्वेंट। तो वो बड़ी हास्यास्पद बात थी। उसी बीच में उसने कुछ कागज निकाले और अचानक से उछाल दिए। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और उसने गाली गलौज भी करी। ये बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी लैप्स है मुझे लगता है। उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है और वो जेल भी जा सकता है, लेकिन नहीं होती है उसमें तकरीबन 6 महीने की सजा होती है उस पर। या वो जूते वाला इशू हुआ हो जस्टिस गवई के केस में, जहाँ तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉट था हमारे लिए। लोग देश के अंदर इतने परेशान हैं, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, कोई फैसला नहीं आता, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो लोग गुस्से में होते हैं और गुस्से में होने के बाद कई बार इसी प्रक्रिया सामने आ जाती है। जजेस के बैठने के लिए रूम्स एकदम अंधेरा है। आप सोचिए कि बाहर से ग्लैमर दिखता है जजेस की नौकरी का, लेकिन अगर आप किसी यूपी या बिहार या हरियाणा में चले जाएं तो उनकी वर्किंग पैटर्न इतना खराब है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक सुप्रीम कोर्ट का वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। वायरल इसलिए है क्योंकि सीजेआई को एक वहां पर आर्ग्यू कर रहा एक बंदा जो है वो गाली देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गाली क्या दे रहा है, वो गाली तो मैं दे के बता नहीं सकता, लेकिन गंदी सी वो गाली दे रहा था। उसके बाद जो है वो भयंकर सोशल मीडिया पर बवाल भी मच रहा है और साथ ही साथ इस पर जो है वो बहसबाजी भी हो रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई को इस तरीके से गाली कैसे दे सकता है। तमाम तो वीडियो सामने आती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि सीजेआई के सामने कुछ उल्टा बोल भी सके। लेकिन ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हीं को जो है वो गाली दे रहा था। तो इसी विषय पे आज बातचीत होगी और बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट उस दौरान उस समय मौजूद वहां पर थे, जिनका नाम है वैभव त्रिवेदी। वैभव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के में जाकर अंदर घुसकर और सीजेआई को इस तरीके से गाली देना तो कोई सोच भी नहीं सकता, और आप भी वहां पे मौजूद थे और सीजेआई को गाली दिया गया। क्या पूरा वाकया हुआ था उस दौरान? देखिए सुमित जी, नमस्कार आपका। देखिए वहाँ पर एक पिटिशनर इन पर्सन आया था और जैसे ही वो पोडियम पे आया, जजेस ने उससे पूछा कि आर यू पिटिशनर इन पर्सन, तो उसने बोला यस माय लॉर्ड्स, और अपने को उन्होंने सोवरेन के नाम से बोला कि मैं सोवरेन हूँ एंड यू आर अ जुडिशियल सर्वेंट। तो वो बड़ी हास्यास्पद बात थी और वो ऑर्डर करने लगा जजेस को कि एफआईआर लॉन्च कराने के लिए किसी अधिकारी के खिलाफ। अच्छा, ऑर्डर कर रहा था। हाँ, तो इसी पे जब तक ये वाकया हो ही रहा था, जजेस ने पूछा आर यू ऑर्डरिंग अस, उसी बीच में उसने कुछ कागज निकाले और अचानक से उछाल दिए। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और उसने गाली गलौज भी करी। माँ के ऊपर गाली। ये बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी लैप्स है मुझे लगता है। अच्छा। इस तरह से अगर कोई भी आ सकता है और इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर अगर सिक्योरिटी लैप्स होने लगेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकेंगे, और ये काफी डर की बात है। लेकिन आप बता रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई और जा नहीं सकता एडवोकेट के नहीं, वो पिटिशनर इन पर्सन था। अगर वो जी बिल्कुल जाते हैं, उसने परमिशन ली होगी और ऑथराइज्ड होके ही वो आया होगा, ऐसे नहीं आ सकता। कोई एडवोकेट नहीं था ना? एडवोकेट नहीं था वो। अच्छा। वो एक पिटिशनर इन पर्सन था। वो वहां पर आर्ग्यू करने आया था मैटर को, और उसके बाद ही ये वाकया हुआ है। अच्छा। जो अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हाँ, लेकिन सीजेआई को गाली देना आप समझ सकते हैं, और फिर सीजेआई किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई वीडियो बना रहा होता है, कुछ बात कर रहा होता है, बहुत सोच समझ के बोलना होता है कि कोर्ट को और सीजेआई को हम क्या कह रहे हैं। कुछ गलत हो गया तो फिर बवाल मच जाएगा और जो है वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिक्योरिटी लैब्स तो है ही है, लेकिन एक बार पब्लिसिटी के लिए भी लोग करने लगे हैं। अच्छा। इस तरीके की चीजें। हाँ। क्योंकि अब ये पता है कि सारी रिकॉर्डिंग जो है वायरल होती है और यूट्यूब पे जाएगी, लोग पहचानेंगे, जानेंगे, तो पब्लिसिटी के लिए भी कई बार लोग ये चीज़ करते हैं। अच्छा। हाँ। और हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से अगर जो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है, यूट्यूब पे भी वायरल हो रही है, उसको हम कैसे रोक सकें। वरना ऐसे ही लोग बढ़ते जाएंगे। कुछ भी किसी को कुछ करना है, कहीं भी उसको कहीं बुरा लग रहा है कि उसका काम नहीं हुआ है या किसी अधिकारी से वो त्रस्त है, तो वो सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से करने लगा। तो मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई
भी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट वगैरह की कार्रवाई तो इसमें बढ़नी ही चाहिए। क्या क्या लग सकते हैं उसमें, क्या धाराएं लग इसमें सकती हैं? कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर, हाँ। लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए मना कर दिया है जजेस ने। कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं होगी उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि फिर ये मामला और आगे बढ़ेगा, तूल पकड़ेगा, पब्लिसिटी होगी और उसकी इसी प्रकार की इसी पे चर्चा होती रहेगी काफी समय तक। तो इससे बेहतर ये है कि उसको खत्म कर दिया जाए, वो एक बेहतर मुझे लगता है चीज़ है। लेकिन हमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे गहन लेकिन चर्चा करनी कैसे, चाहिए। मतलब कि अगर फिर तो कोई भी अगर इस तरीके कर सकता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई हैरान होगा, परेशान होगा कोर्ट में जाकर अपनी तारीखों को लेकर, क्योंकि आपने मूवी देखा होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लोग तारीख से परेशान रहते हैं ना वैभव जी, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है अंदर जाके फिर तो। नहीं देखिए, ऐसा है, कागज लेके गया था वो, लेकिन और किसी चीज़ को आप ले जा नहीं सकते हैं। नहीं, कागज लेके गया, लेकिन सीजे को गाली देना, हाँ, गाली लेना क्या धारा ये लग सकती है उसके ऊपर? बिल्कुल उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। कंटेम्प्ट की, अच्छा। और वो जेल भी जा सकता है, सजा लेकिन कितनी होती है उसमें? तकरीबन 6 महीने की सजा होती है उस पर। हाँ, हाँ। लेकिन वो एक प्रोसेस है, उस पर वो नहीं जाना चाहते हैं, जजेस नहीं जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर लें, लेकिन इस पे सिक्योरिटी लैब्स को कैसे कर्टेल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप अंदर मौजूद थे तो क्या आप, मतलब कि उसमें क्या भगदड़ हुई, अगर उसने गाली दिया तो क्या माहौल था बाकी जो नहीं, advocate थे अचानक से वहाँ सारे जो वकील थे अचानक से वो डर गए कि क्या होने वाला है, और अचानक से अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। और उसी बीच में सिक्योरिटी आई और सिक्योरिटी उसको लेके चली गई। हालांकि सिक्योरिटी बहुत वहाँ की बहुत चुस्त है। अच्छा, बगल और में तुरंत खड़ी रहती है वहीं पर तुरंत ही उसको लेके चले गए। तो उनको आभास हो जाता है, अगर ऐसी कोई चीज़ होने वाली होती है वो पहले ही बहुत अटेंटिव रहते हैं, और वो लेके तुरंत उसको चले गए। अच्छा, हाँ। और उसकी पहचान हुई, कहाँ पर रहने वाला, क्या था? वो अभी फिलहाल जो है जांच चल रही है, जांच जैसी चल रही मेरी, है हाँ, जांच चल रही है। वो कहीं यूपी का ही है, लेकिन कहीं जांच चल रही है। हाँ, लेकिन अब तो ये सोशल मीडिया पे भी लाइव भी होता है ना, पहले तो लाइव नहीं भी होता था, अब तो लाइव होता है बकायदा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और जो आर्ग्यू कर रहा होता है, बकायदा सब कुछ दिखता है। और कई बार ऐसे होता है कि जज का जो मजाकिया अंदाज भी वायरल होता है, कई बार ऐसा होता है कि जज किसी सामने वाले को अच्छे से रगड़ते हैं, वो भी वायरल होता है। और कई बार जज को लोग सामने वाले कुछ बोलते हैं, बहस अच्छी होती है, वो भी वायरल होता है। लेकिन वायरल ये हो गया कि जज को ही गाली दे रहा हो सामने से, और माँ बहन की गाली दे रहा हो वहीं पे खड़े होकर नहीं, वही है ना कि पब्लिसिटी के लिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही तरफ से, कभी पब्लिसिटी के लिए बेंच के इधर से भी कई चीजें की जाती हैं, और कभी कई उधर से भी कई चीजें पब्लिसिटी के लिए की जाती हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल क्या होता है, कैसा माहौल होता है? जज के सामने लोग डरे हुए होते हैं या फिर कैसे बातें करते हैं? क्या हंसी मजाक भी होता है क्या उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल होता है, हर तरीके का माहौल होता है, जैसा किसी भी कोर्ट में होता है। और ऐसा कुछ अलग नहीं है, हंसी मजाक भी होता है अगर लिमिटेड। और प्राइमरीली जो वहाँ वर्क होता है वो बहुत सीरियस नेचर का होता है। किसी भी प्रकार की इस तरह से अभद्रता नहीं होती है जो अभद्रता अभी हुई है, या वो जूते वाला इशू हुआ हो जस्टिस गवई वो जूता के फेंक केस दिया में, था। जहाँ हाँ, हाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉट था हमारे लिए। हाँ, वो जो कोई टिप्पणी से वो नाराज था, हाँ, हाँ, तो वो भी एक इशू था। अच्छा। हाँ, बाकी तो माहौल सारा सेफ रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन बात तो इस पे भी उठती है ना कि लोग देश के अंदर इतने परेशान हैं, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, कोई फैसला नहीं आता, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो लोग गुस्से में होते हैं, और गुस्से में होने के बाद कई बार इस प्रक्रिया सामने आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये लोड होता है? नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। हाँ। अगर पेंडेंसी है तो वो एक इशू है, हाँ। लेकिन कहीं भी उस पेंडेंसी की वजह से ये नहीं हो सकता कि आप एनआरकी ले आओ। एनआरकी लाना हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि एनआरकी ले आए तो आपकी पेंडेंसी क्या कम हो जाएगी या आपको कोई न्याय मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जाने कितने लोगों को न्याय मिलता भी है। और रही बात पेंडेंसी की, तो पेंडेंसी की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ऐसा नहीं है कि जजेस काम नहीं करना चाहते, जजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कितने सारे जजेस हैं जो जिनसे मेरी अच्छी जान पहचान है, बताते हैं कि उनके पास अच्छे ऑफिसेज नहीं है। हम कोर्ट रूम में जाते हैं, वहाँ पंखे नहीं है, पंखे धीमे धीमे चल रहे हैं। 50 लोगों की छोटे छोटे कोर्ट रूम्स में बड़े छोटे, अभी यूपी बिहार जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, स्टेट्स में जाइए और एमपी जाइए, तो वहाँ क्या हालत है कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। मेजरली जनता जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो कम जाते हैं, वहां तो ज्यादातर वकील ही हैं। और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चमकाने से हमारे देश में पेंडेंसी कम नहीं होगी। हमारी पेंडेंसी कम करनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्यादा जरूरी है। अच्छा। जजेस का अपॉइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा, अभी 2.5 साल हो गए हैं अपॉइंटमेंट, अभी कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अगर उस पे हम जैसे अभी किसी वजह से, क्योंकि 3 साल का नियम एक आया था कि प्रैक्टिस करके 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं जुडिशरी का। अच्छा, 3 साल
प्रैक्टिस करने के बाद आप जुडिशरी का एग्जाम लोअर जुडिशरी का दे सकते हैं। हाँ। तो इस वजह से लगभग कुछ साल से लगभग 2-2.5 साल से लगभग एग्जाम नहीं हो पाया है। अच्छा, कितनी पेंडेंसी हो गई होगी, मतलब कि एग्जाम नहीं हो पाया तो फिर भर्ती भी नहीं हुई। भर्ती भी नहीं हुई। हाँ, तो मतलब कमी ये है जजों की। जजेस की कमी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बेसिक आप सोचिए कि आप वॉशरूम्स खराब हैं, आप कहीं जा नहीं सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो बाकी स्टेट्स में, उनकी तो हालत बहुत खराब नहीं, है। आपने बोला दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आइडियल हो सकते हैं, कैसे? बहुत ही अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं अच्छे यहाँ हैं पर। हाँ, ये आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि इंडिया के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यही है, दिल्ली में ही है। और इसी को ही दिखा के हम ये पैमाना मान लें कि यही तरीका सही है। बाकी तो जगह पे क्या हालत है, आप कोई व्यक्ति किसी का अगर किसी और स्टेट में, यूपी है, हरियाणा है, वहां पर अगर किसी का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो वो कितना डिमोटिवेट होते हैं कि उनको न्याय नहीं मिल पाता है। डेट पे डेट वहां हो रही है। दिल्ली में तो फिर भी बहुत फास्ट है न्यायिक प्रक्रिया। फास्ट है दिल्ली में। बिल्कुल। और दिल्ली बदनाम है पूरे देश भर में। पूरे देश भर में बदनाम है, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है। दिल्ली के जो अलावा जो स्टेट्स हैं वहां हालत बहुत खराब है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप एक कोर्ट रूम में जाइए और कोर्ट रूम में 50-50 लोग गर्मी में बैठे रहते हैं। एक एक वकील चढ़ा हुआ है, एक जज बैठा हुआ है, पसीने में टप टप हो रहा है, 2 पंखे लगे हैं पूरे कोर्ट रूम में। बहुत हालत खराब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। तो ये सारी समस्याएं हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक नहीं। अब और सबसे बड़ी इशू ये है फीमेल्स के लिए। इतने सारे एडवोकेट्स, फीमेल एडवोकेट्स हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में? क्या हालत है? ना सिक्योरिटी है, ना वॉशरूम साफ नहीं है। ऐसी है कि आप केवल जो भी महिला अगर कोई वकील बनना चाहती है उसके लिए बेहतर परिस्थिति प्रैक्टिस करने की केवल दिल्ली में ही है, और कहाँ करेगी वो प्रैक्टिस? अच्छा, मतलब कोई माहौल नहीं है बाकी। बहुत हालत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। बेसिक चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे ना। आप बेसिक जो पेंडेंसी का इशू जो आप लाखों केस, करोड़ों केस बता रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडेंसी है। लेकिन वहां पर सारे रिफाइन होके केसेस आते हैं ना, सारे केस तो नहीं आते। जो हर व्यक्ति है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाता है और वहां पर अपने न्याय के लिए अपने लिए लड़ता है। अच्छा। तो वहां से फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी अभी जून में छुट्टियां हुई थी मुझे। सुप्रीम कोर्ट अभी फिर से उसमें काफी रेनोवेशन का काम हुआ। लेकिन अभी पास के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए उत्तर प्रदेश में, क्या हालत है। वहां रोड्स नहीं अच्छी हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और जजेस के बैठने के लिए रूम्स एकदम अंधेरा है। आप सोचिए कि बाहर से ग्लैमर दिखता है जजेस की नौकरी का, लेकिन अगर आप किसी यूपी या बिहार या हरियाणा में चले जाएं तो उनकी वर्किंग पैटर्न इतना खराब है। एमपी में जजेस खुद अपनी ऑर्डर शीट खुद लिखते हैं अपने हाथ से। कानपुर में अपने खुद लिखते हैं अपने हाथ से ऑर्डर शीट। लिखने के लिए नहीं है कोई, जज पेन से लिखते हैं खुद अपने हाथ से ऑर्डर। और पंजाब वगैरह में हर जगह ऐसे ही है, चाहे आप कोई भी स्टेट बात कर लें, हर जगह वैसे ही हर जगह हालत दिल्ली खराब को है छोड़ के। दिल्ली को छोड़ के। यहाँ तक मैंने मुंबई में देखा है, मुंबई में भी थोड़ी देखिए ये बड़े मुंबई में फिर भी बेहतर होगी। लेकिन जो स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो जैसे इधर आसपास के, दिल्ली के आसपास के स्टेट्स हैं, यहाँ पर हालत बहुत खराब है। और महाराष्ट्र के और भी जगह भी और भी खराब है। महाराष्ट्र में और जगह होगी। आप मुंबई की बात कर रहे हैं जो एक प्राइम जगह है। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है। वहां पर जो मेन जनता है वो वहीं पर आ रही है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो क्या कुछ झेलना पड़ता है? वकीलों की बात करें तो क्या झेलना पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो आपने तो प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कहाँ शुरू किया था आपने? मैंने डिस्ट्रिक्ट से करा, फिर हाई कोर्ट में। हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम्स होती है थोड़ा बताइएगा आप। देखिए वहाँ वकीलों को तो क्या ही। आपने कहाँ प्रैक्टिस किया? दिल्ली में? मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस, मैंने कानपुर में भी करी है, फिर मैंने इलाहाबाद में भी करी है हाई कोर्ट में, और फिर मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस करी है। तो मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ। तो ये है कि डिस्ट्रिक्ट में जब प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको एक्चुअल में आप सीखते हो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना। और वहाँ पर बेसिक जो चीज़ होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इशू आप झेलते हो। बाकी फिर धीरे धीरे करते करते आप, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो,
वहां पर बाकी वकीलों का देखिए क्या है, वकील जो है ना बहुत पक्के हो जाते हैं। और इतनी भागा दौड़ी और इतना चैलेंजिंग काम होता है वकीलों का समय नहीं मिलता है सब देखने का कि आया दाया हाँ, है। तो काम करना है और चैलेंजिंग वर्क रहता है तो आदमी फिर ये सब चीज़ें छोड़ देता है। अच्छा। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका मोटिव जो है ये है कि आपको न्याय दिलाना है किसी को, अगर आपका ये मोटिव होता है तब तो डेफिनेटली आपके लिए आपको ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया है, कई बार ऐसा होता है कि बड़े क्लाइंट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो अगर आपका मोटिव ये है कि आप न्याय दिला पाएं, आप अपना पढ़ाई करिए, आप उसका जस्टिस तभी होगा जब आप किसी गरीब आदमी की मदद कर पाएंगे। तो अगर आपने ऐसा काम किया है तो डेफिनेटली हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन कहाँ करते हैं बिल्कुल, वकील बहुत बदनाम मेजरली बड़े बदनाम भी बहुत हैं। नहीं, वो देखिए वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हर जगह पत्रकार भी हो। पत्रकार हो, हर कोई पॉजिटिव भी बोलता है काफी लोग और काफी लोग निगेटिव भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन यह है कि प्राइमरली मुझे लगता है कि जैसे बड़े बड़े वकील भी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं या कोई भी हैं, है ना, लूथरा साहब हैं, सब बहुत सारे जो हैं फ्री में केसेस लड़ते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में लड़ते हैं? हाँ बिल्कुल लड़ते हैं, ऐसा कम लाखों में फीस होती नहीं है नहीं है, उनकी? वो प्राइमरी काफी सारे लोग कम पैसों में भी लड़ते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। तो आप बताइए कि क्या केस अभी तक आपने लड़ा, कौन सा केस लड़ा है जो जिसको लेकर आपको भी लगता है कि हाँ ये इस केस में लड़ने के बाद मुझे अच्छा लगा और मैं हासिल करके दिलाया, सामने को जीत कर दिलाया? देखिए एक एक केस था जिसमें एक पॉक्सो का एक मैटर था। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और किन परिस्थितियों में जो है दोनों कहीं गए थे और फिर उसके बाद लड़की ने आरोप लगा दिया था उस लड़के के ऊपर कि उसने उसके साथ रेप किया है। अच्छा, और कहीं घूमने गए थे जब? और वो साथ में गए थे कहीं पर हाँ। और बर्थडे सेलिब्रेट था, जो हुआ था कंसेंशुअल हुआ था। अच्छा। और उसके बाद उसने आरोप लगा लड़की दिया। नाबालिग थी? हाँ, नाबालिग थी लड़की। और लड़के की उम्र लगभग 19 साल थी। अच्छा। और वो लड़का जेल चला गया उसके बाद, और किसी आपस में लड़ाई हुई थी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, और उसके बाद वो जेल चला गया। हाँ। उस जेल जाने के बाद वो 2.5 साल वो जेल में रहा, केवल एक एफआईआर के चलते, क्योंकि उसने ये बोल दिया था कि ये मेरा रेप किया है। उसमें जब वो मैटर मेरे पास आया, वो ऑलरेडी जो परिवार था बहुत डिसहार्टेंड था। तो मैंने फिर उसको समझाया कि भाई ऐसे केस में, फिर मैंने केस जब लिया तो फाइनली फिर मैंने बेल कराई और उसको जब एक्विटल कराया तब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बाद में उन लोगों ने टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए कि बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। वही दोनों शादी कर ली? उन दोनों ने पहले और वो शादी में ये हुआ कि आपको इनवाइट किया कि नहीं शादी में? नहीं, इनवाइट किया था अच्छा। मुझे इनवाइट किया था, मैं गया नहीं हालांकि। लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने शादी करी थी और उसकी उन लोग, उसका मेन यही था, उसको पहले तो बहुत दुश्मनी थी उससे, लेकिन बाद में मैंने समझाया कि अब जो परिस्थितियां हो गई वो जाने दो, अब साथ में जो है रह सकते हो तुम लोग, ये हमने समझाया था। बाद में मैटर सॉर्ट आउट हो गया और लड़की ने अपना बयान जो रियलिटी में जो था वो रियल बयान अपना दे दिया कोर्ट में। इसी बिना पे उसको बेल मिल गई और वो बरी हो गया। मतलब आपने समझाया पहले लड़की? समझाया, पहले लड़के को समझाया, फिर लड़की को समझाया। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अच्छा। दोनों परिवारों को समझाया कि यही रास्ता है एक उनका। आपके परिवार के लिए भी समस्या है कि आपका केस चल रहा है लड़की का, और लड़के के केस में लड़का तो 2.5 साल के ऊपर जेल में था। फाइनली उसकी बेल हुई और फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद वो एक्विट हो गया, बरी हो गया। तब तक बालिग भी हो गई लड़की? बालिग हो और गई, शादी भी कर ली है। तो ऐसा बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं कि झूठे केस में लड़के को फंसा दिया जाता है, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो रेप का हो, या फिर कोई भी मामला हो। लड़के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं या फिर लड़कियां ज़्यादा शिकार हो रही है? क्या ये जो केस आ रहे हैं ये सही केस आ रहे हैं या फिर वाकई में लड़के को कई बार इससे फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या रेशियो है? देखिए इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो कि जेन्युइन हैं, जहां लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार होता रहा है पहले भी, है ना। इसीलिए ये कोई भी लिटिगेशन, ये लेजिस्लेशन आया था, कानून जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो उसी तरह से सोसाइटी डायनेमिक है। अच्छा। और उसी हिसाब से कानून को भी थोड़ा सा डायनेमिक रहना पड़ेगा। और अभी मेरे पास अभी एक रिसेंट केस आया है। अच्छा। उसमें अब कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर
मेरे पास वीडियो एविडेंसेस हैं। वो लड़का मुझे फ़ोन करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मुझे फ़ोन करा, उसने बताया कि वो अपनी पत्नी से कितना वो परेशान है। उसकी पत्नी उसे मारती है। हमारे पास वीडियोस हैं, एविडेंसेस हैं कि वो चांटे मारा है उसने, उसको लातों से मारती है, गालियां देती है। उसकी माँ को उसने मारा है, मतलब अपनी सास को गालियां देती है बुरी बुरी, और उसके बाद वो बच्चा लेके चली गई है उसका। और वो बेचारा केवल यही परेशान है इसी चक्कर में कि कैसे भी मैटर सेटल हो जाए। अब वो केस हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुझसे बोलता है वकील साहब कैसे होगा। अब उसके ऊपर मेंटल ट्रॉमा भी है, उसके साथ अत्याचार हुआ है अगर देखा जाए तो, मार उसने खाई है, लेकिन वो ही परेशान है, वो ही कोर्ट के चक्कर काट रहा है, और उस लड़की को कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास फोन आया था उसके लड़की के वकील का, अच्छा, कि एक काम करते हैं, लड़की का केवल एक ही मांग है, वो ये है कि अगर लड़का, हम कोई केस नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे, कोई एलिमनी नहीं मांगेंगे, हम साथ में रहने को तैयार हैं। सिर्फ एक है कि अपने माँ बाप को लड़का निकाल दे घर से। माँ बाप को निकाल दे? हाँ, और अकेले रहे। ये कंडीशन है लड़की की, वो अकेले रहना चाहते हैं। ये जो समाज में ये जो मानसिकता आई है ना, वो बहुत खराब है। खास तौर पे लड़कियों में ज़्यादा आई है। लड़कियों में आई है। और देखिए, लड़कों, ऐसा मैं नहीं कह रहा कहीं भी कि कभी अत्याचार हुए नहीं है, अत्याचार आज भी होते हैं। गांव देहात में आज भी जो है उस तरीके की पुरुष प्रधान मानसिकता, जो कि एक्चुअल में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने की स्थिति में रहती है, वो है, मानता हूं। लेकिन शहरों में कई जगहों पे ऐसे देखा गया है कि इन कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत गलत तरीके से। और वकील जो हैं वो ये सब जानते हैं, सारे पैतरे समझते हैं, क्योंकि हम कभी इस तरफ भी रहते हैं, हम कभी उस तरफ भी रहते हैं। हाँ। कभी हम लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी हम लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब लड़के को रिप्रेजेंट, जब हम जानते हैं कि क्या हालात है, और लगभग 90% केसेस जो है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। फिर क्या हुआ जब वो लड़का, उसके वकील ने आपको कॉल किया तो? मैंने कहा आप जो कंडीशन बता रहे हैं, क्या वकील साहब ये कंडीशन आपको लगती है सही? तो उन्होंने कहा देखिए, मैं तो कन्वे कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया है, लड़की का यही कहना है। फिर मैंने लड़के को बता दिया, तो लड़के ने कहा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। और लड़के ने एक और बात कही, लड़के ने कहा जिस तरह से आजकल सोनम रघुवंशी और केतन वाला जो केस हुआ है, सिया वाला, अब तो मैं उस लड़की के साथ कभी रहूंगा ही नहीं, मुझे तो डर है कि कहीं वो मारना तो नहीं चाहती है। और मजे की बात, उसी लड़की ने, ये बंदे ने, अभी उस लड़की ने घर छोड़ा है, अभी 2-3 महीने, अभी जनवरी में उसने ये पूछा था कि अगर तुम मर गए तो इंश्योरेंस का पैसा जो है मैं कैसे लूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा फोन जो है खोल लेना, तो ऐसे हो जाएगा। तो कहता है कि लेकिन अगर तुम मर गए तो आंखें कैसे खोलोगे? आंखें से तो खुलता है ना ऐसे आईफोन उसका। तो कहता है आंखें नहीं खुलेंगी तो कैसे खोलोगे? तो क्या करूंगी, कैसे अप्लाई करूंगी? तो वो तैयारी कर रही है, मतलब वो तैयारी कर रही है मारने का। ये इतना सरप्राइजिंग चीज है आजकल सोसाइटी में जो चल रहा है। और उसने यही बोला, उसने उसको कहा कि गुस्से में एक बार बोल चुकी है अपनी सास से कि तुम्हारे बेटे का हाल सोनम जैसा करूंगी, जैसे सोनम ने करा है, राजा को मारा था, वैसे ही तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। एक वो लड़की बोल रही है सासू को। और फिर भी मैं फिर भी कहता हूं कि वो स्ट्रगल जो होगा वो उस लड़के का होगा कानून में अभी उसके बाद। हाँ, वो अभी भी अपनी बच्ची को रखना चाहता है, वो अपनी बेटी को चाहता है, और बेटी को बार्टर के रूप में इस्तेमाल कर रही है उसकी पत्नी, पैसे लेने के लिए। और धमका भी रही है कि तुम्हारा हाल वही करूंगी, हाँ, राजा की तरह। अब वो डर के मारे कि वो अपनी जान बचाए, वो अकेले भी नहीं रह सकता है। अब कंडीशन यही है कि माँ बाप को निकाल दे। ऐसे समस्याओं में आदमी फंसा हुआ है। और वो बंदा जो है अपना बहुत अच्छा, सैलरी उसकी बहुत अच्छी है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बाय नेचर, सब कुछ है, बस परेशान है इस चीज़ों। शादी कितने साल हुई है उनकी? 5 साल। 5 साल की शादी। तो क्या हो रहा है आजकल की लड़कियों को? क्या हो गया है? नहीं रहना तो साइड चुपचाप हट सकती हैं। सब लड़कियों को टॉर्चर करना, परेशान करना, या फिर उसको मार देना, मौत के घाट उतार देना, उसकी फैमिली वालों को अलग करना। जबकि लड़कियां चाहती है कि उनके माँ बाप अच्छे हों, उनके माँ बाप का देख रेख वो भी करे, उनका भाई भी करे, उसके लिए सब कुछ ठीक होता है। लेकिन लड़कों के माँ बाप के लिए नहीं सोचती लड़कियां, ऐसा क्यों? और बाद में बोलती है कि मुझे बेटी की तरह नहीं रखते हैं लोग। आजकल कंपैटिबिलिटी नहीं देखते ना शादी में, आजकल कन्वीनियंस देखते हैं शादी में। तो प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि यहाँ पर सब प्रॉफिट एंड लॉस की तरह हो गया है, तो जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ करने को तैयार हैं। और
इसको मारना किसी, अब जैसे सोना ये केतन वाला केस है, इसमें कोई रीजन ही नहीं समझ में आ रहा किसी को कि मर्डर हुआ क्यों है, क्यों किया। सारी चीजें और थी। आज भी डेट में देखा जाए तो उसकी जो प्लानिंग है वो अपनी प्लानिंग में अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है मैटर, तो इसमें कमेंट करना कितना ठीक रहेगा, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है सारा, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस केस में। इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो बच जाए। सिया, इसीलिए मिडिल फिंगर दिखा वो दिया। मिडिल फिंगर ऐसे ही नहीं दिखाई थी उसने, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, मारी हूं लेकिन कुछ करने उसने जो प्लानिंग करी थी, उसने सर्च किया था कि जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सर्च किया था उसने कि सोनम रघुवंशी को बेल कैसे मिली या हाई कोर्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें वो सर्च करके गई थी। दे आर सर्चिंग थिंग्स, और उसका कोई रीज़न नहीं है मर्डर करने का, बट मर्डर किया है। द ओनली थिंग, अब वो केवल यही प्रूव हो सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कितना कन्विक्शन ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चल पाएगा, बहुत मुश्किल है इस केस में कन्विक्शन हो पाना। बहुत सरप्राइज वाली बात बता रहे हैं कि वो बच भी सकती है क्योंकि इतना पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। डायरेक्ट। और इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है वो तो हम सोनम वाले केस में देख चुके हैं ना। हाँ। चार्जशीट में क्या गलती करी है उन्होंने, पुलिस ने क्या गलती करी है? सेक्शन 103 बीएनएस की जगह उन्होंने 403 लिख दिया, उसकी वजह से वो बेल लेके खड़ी है। क्या फर्क होता दोनों में? फर्क ये है कि वो मर्डर होता है 103, आप अगर चार्जशीट में अगर गलती कर दोगे, अरेस्ट मेमो में गलती कर दोगे, तो आपको कैसे, आप बेल तो मिल ही जाएगी आपको, गलत ग्राउंड्स पे आपने अरेस्ट किया इसका मतलब। ओहो। तो ये होना किस पे चाहिए था? पुलिस 103 पे मर्डर होता है, और उसने 403 पुलिस ने लिख दिया था उसमें। क्या होता है? 403 जो है, जो भी होता है, हाँ। 403 नहीं लिखना था। आप किसी भी चार्जशीट पे अगर गलती करते हो तो उसके ग्राउंड हो जाता है आपका, आपको बेल मिलने का। उसको बेल मिल गई इसी वजह से। और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर पुलिस इतना इम्पोर्टेंट प्राइमरी केस जहां पर डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सारी इतनी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, वहां पर अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतना गलत हो सकता है, तो और कहाँ आप क्या नॉर्मल व्यक्ति, आप सोच रहे हैं नॉर्मल व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन कैसे सही होगा? पुलिस की हालत क्या है? पुलिस तो केवल एक इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक से कर सकती है। अभी आप देख लीजिए ये भरत तिवारी वाला, भरत तिवारी बिहार में, हाँ, भरत तिवारी में फर्जी एनकाउंटर कर दिया, सीधा मार दिया, हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग। बट क्या है ना कि कास्ट देख के उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अभी अगर कोई और होता तो कितने नेतागण यहाँ पर चक्कर लगा चुके होते बिहार के, बिहार एक हॉटस्पॉट बन चुका होता। बिल्कुल। वहां पर भी अभी सोनम वांगचुक वहां पर भी भूख हड़ताल कर रहे होते, हाँ हाँ, है ना। इसी तरीके के कुछ इवेंट्स चालू हो चुके होते, सही। राहुल गांधी भी गए होते, लेकिन अब क्या है कि भरत तिवारी हैं, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। ब्राह्मण है कोई, ब्राह्मण को कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हर, अब इतने बड़े मैटर में भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। आज वो बेल लेके इसीलिए खड़ी है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ है। थोड़ा पीछे आना चाहूंगा फिर से मैं, जो आपने बताया अभी केस बताया कि वो अपने पति को मारना, जो आपके पास केस आया अपने पति को मारना चाह रही है, वो पति से बोल रही है कि इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि उसने नॉमिनी पहले कर दिया था अपनी बीवी को। तो पहले जब शादी नई नई हुई थी तो बताता था कि जब मैं कैसे कुछ बात होती तो कहता था कि नहीं, तुम अगर मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। अब धीरे धीरे आते आते जैसे ही कुछ समय पहले पूछना शुरू कर दिया कि अगर तुम मर गए तो पैसे कहाँ से लूंगी। तो ये इस तरह से चीजें हैं। फिर आपने क्या समझाया नहीं कि क्या कर रहे हो तुम? कल को चल के तुम भी बन जाओगे राजा, या फिर? मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, अब ये जहां तक ये है कि वो अपने आपके पेरेंट्स को हटाने की बात कर रही है, कह रही है कि आप अकेले रहो, और फिर उसके बाद ये जो बातें उसने कर दी हैं, इसके बाद साथ में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि लाइफ है, तभी तो आप आगे कुछ भी है हम डील कर सकते हैं, हम कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, हम लड़ लेंगे, कुछ भी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन हम इस तरह से अपनी जान थोड़ी ना दे देंगे। तो हमें मेंस राइट्स के लिए जहाँ तक बात है, आपको एक बैलेंस आउट करना पड़ेगा कि हम फेमिनिज्म के नाम पे हम इस तरह से ना हो जाए कि आदमियों के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ये पूरा प्योर केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। ये जितने भी कानून हैं महिला वाले, ये जो मैट्रिमोनियल केसेस में एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने सारे गैंग्स बने हुए हैं। अच्छा। जो इस पे काम कर रहे हैं, गैंग्स बने? हाँ, पुलिस खुद कहती है
कि आप अरे ये केस लगवा दो, ये ऐसा कर दो, और तब जाके बड़ा बनेगा। पुलिस नेगोशिएशन करवाती है और दोनों पार्टी से इधर भी फायदा सोचती है, उधर भी फायदा सोचती है। बहुत अच्छा एक रास्ता निकल गया पुलिस के लिए कमाई का। कमाई का। कितने पैसे डिमांड करो, इतना मुझे दो, ऐसा हो गैंग चल रही है। ऑर्गेनाइज सेटअप है पूरा। हमारे देश को बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश, ताना मारते हैं बोल बोल के, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि महिला प्रधान कानून है हमारा देश, हमारे देश का कानून? देखिए क्योंकि पुरुष को तो कुछ वही नहीं है, फंसते पुरुष ही है बीच में। मुझे लगता है कि एक बैलेंस की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कोई ऐसे उसमें नहीं डालना चाहूँगा एक फ्रेज में, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अत्याचार तो है, कहीं पर महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है और हो रहा है, आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी कोई हम लोग जैसे हमारे लिए फ्री है, हम 9 बजे 10 बजे जा सकते हैं रात में। क्या कोई लड़की जा सकती है रात में 10 बजे कहीं भी? हर जगह नहीं जा सकती है। यूपी में घूम रही है। यूपी की बात अलग है। यूपी में तो नहीं, 10-12 बजे 1 बजे भी घूम रही लड़कियां जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी की सरकार है, वहां तो कुछ भी हो सकता है, वहां तो वहां की बात अलग है। अच्छा। लेकिन क्या दिल्ली में ये चीज पॉसिबल है? अभी दिल्ली में फिलहाल तो possible नहीं पॉसिबल नहीं है, माहौल बहुत खराब है। तो ये कह देना कि पुरुषों के कुछ एरिया में घूम सकती है, लेकिन ज्यादातर एरिया में नहीं। हाँ एग्जैक्टली, माहौल लेकिन प्राइमरीली महिलाओं के लिए डिफिकल्ट है। ये हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है कि थोड़ा सा अगर हम उनके फेवर में हम करेंगे वो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैट्रिमोनियल केसेस की बात है, वहाँ पर बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे करके 498A वगैरह में वैसे भी अरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ रुकावटें हैं कि अब अरेस्ट हर जगह नहीं हो जाता। पहले 498A में सीधे अरेस्ट होता था, अब अरेस्ट डायरेक्टली नहीं होता है। 498A क्या है? 498A होता है, क्रूएल्टी के अगेंस्ट है। अच्छा। तो उसमें पहले अरेस्ट हो जाता था सीधे। अब ना। पहले होता था, लेकिन अब सीधे अरेस्ट नहीं होता है। अब क्या है कि पहले अब पुलिस अपना खुद मीडिएशन कराती है। अच्छा। तो वो मीडिएशन जब पास हो जाता है, मीडिएशन का प्रोसेस करने के बाद जो भी कार्रवाई होनी होती है वो करी जाती है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या कितना बदल रहा है अभी अपने देश में जो कानून है? देखिए, जहाँ तक मैट्रिमोनियल केसेस हैं उसमें यही कहा गया है कि मीडिएशन के रास्ते अपनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया है कि इस तरह से लिटिगेशन, क्योंकि एक कोई भी मैट्रिमोनियल इशू होता है, केस होता है, तो उसमें 5 6 7 मुकदमे तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो दोनों पार्टी एक दूसरे पे अगर लगाने पे आ जाएं तो 10-20 मुकदमे कर देंगे एक साथ। तो कोई चोरी का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे मुकदमे मिला के इस लिटिगेशन बढ़ता ही जाता है। अच्छा। और एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर खत्म होता है सेटलमेंट पे। तो इससे बेहतर ये कि, और मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि हमें ये भी सोचना चाहिए, अगर हम सैक्रोसेंट सेटअप मानते हैं शादी को, तो उसमें हमें बीच में एक प्रीनप्टियल अग्रीमेंट का भी हमें बीच में विचार करना चाहिए कि वो कितना सही है और कितना हमारे देश में कारगर रहेगा। क्या होता है? शादी से पहले एक अग्रीमेंट होता है। अच्छा। कि अगर डिवोर्स हो जाता है, हाँ। तो फिर अगर डिवोर्स हो जाता है तो उस केस में, डिवोर्स के केस में कितना जो है पति को देना पड़ेगा या आपस में कितना लेना देना पड़ेगा, ये बाहर है, विदेशों में है, इंडिया में नहीं है। विदेशों में है? हाँ, विदेशों में है। प्रीनप्टियल अग्रीमेंट्स कहलाते हैं। तो शादी के पहले आप एक अग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर हम अलग अलग हो गए तो मैं इतने दूंगा, इतना सामान, इतना एसेट्स दूंगा। तो पहले से अगर डिसाइडेड है तो कभी भी कोई हेडेक नहीं होता। तो इंडिया में वो कितना अभी तक नहीं आया है, लेकिन देखते हैं कितना। मुझे लगता है कि इस पे, क्योंकि जैसे सोसाइटी डायनेमिक है ना, चेंज हो रही है, समाज बदल रहा है, दोनों ही जेंडर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आगे इस पे एक रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आगे कैसे इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। कुछ महिलाओं के लिए महिला आयोग है। हाँ। और मी टू कैंपेन जैसे चलते हैं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए क्या, पुरुष आयोग भी नहीं है। और एक कोई राज्यसभा का सांसद है शायद, उन्होंने कुछ PIL डालने की बात की है राज्यसभा में। उसमें उन्होंने शायद एक मेंस कमीशन के रिगार्डिंग कुछ, हाँ, मेंस राइट्स कमीशन। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस तरीके का एक बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हाँ, एक अगर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की तो देख लें, लेकिन मुझे लगता है कि कानून से ही उसका रास्ता निकल सकता है। एक अलग से कमीशन या कमेटी की ज़रूरत नहीं है उसमें। ऐसे कमेटी या कमीशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि कानून में अगर बैलेंस, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में भी बाकी 498A वगैरह को कम किया है। अच्छा। तो
उसी तरह से काम हो जाएगा। मतलब उसके लिए अलग से कमीशन या कमेटी की ज़रूरत नहीं लगती मुझे अच्छा। फिलहाल। क्या और देश भर में जो नई नई घटनाएं आ रही है, नए नए अपराध भी सामने आ रहे हैं, तरह तरह के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देख देख के अपराध कर रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो सुसाइड भी कर रहे हैं काफ़ी आदमियों की बात करूँ, चाहे वो सुभाष की बात करूँ, ऐसे तमाम जो फैसले आए हैं कि टॉर्चर कर करके आखिरी में जो है वो लड़कियां जो है वो अपने हस्बैंड को और बॉयफ्रेंड जो भी हो उनका सुसाइड उनको करना पड़ता है उस पर। तो क्या हो रहा है ये, मतलब कि इस किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? लड़कियों में भी खास तौर पे बात करूँ तो ऐसा क्या हो रहा है कि सुसाइड करना पड़ रहा है लड़कों को खास तौर पर? देखिए समाज जो है चेंज होता है, और सोशल मीडिया आपको का दौर है। ऐड भी करना चाहूंगा, इसमें कुछ होगा ट्रिक तो बताइएगा, क्योंकि कानूनन तौर पर लड़के जो है उनको समझ में नहीं आता कि क्या केस से और कुल उसको कैसा फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए क्या रास्ता है, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, बताइए। देखिए हमारे यहाँ जैसे अभी जो हम इतने सारे इश्यूज देख रहे हैं कि अभी जैसे सुभाष वाला एक था जिसमें उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया था, तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये मैट्रिमोनियल इश्यूज से ही आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया कि कानून एक तरफा है मैट्रिमोनियल इश्यूज में, तो इसीलिए वो दबाव में आके वो सुइसाइड करना वो एक रास्ता चुनते हैं। लेकिन खैर ये एक सही रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हो सकते हैं। अब रही बात जहाँ तक ऐसे मैट्रिमोनियल इश्यूज में जो दबाव की बात है, उसमें मुझे लगता है कि अपना पहले से कुछ चीज़ें जो भी लिखा पढ़ी में ही चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने क्या लिया क्या दिया, ये सारी चीज़ें अगर लिखा पढ़ी में हो, एविडेंसेस, मतलब अगर शादी सोच समझ के करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। ऐसे ही मत करें, किसी के दबाव में मत करें, और कंपैटिबिलिटी देखें, कन्वीनियंस मत देखें। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति होगी ही नहीं। और हमेशा जैसे पहले होता था कि भाई शादी एक सैक्रोसेंट चीज़ें थी, तो वो ऐसा नहीं है कि डिवोर्स एक ऑप्शन में आना भी नहीं चाहिए। अगर वो ऑप्शन में है तो वो हमेशा, डिवोर्स अगर ऑप्शन में होगा तो लड़ाई में डिवोर्स की बात आएगी, तो आप उससे बच के रहो। हमारे धर्म में तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ डिवोर्स का कहीं जिक्र भी नहीं डिवोर्स हुआ का है, कोई जिक्र ही नहीं है हमारे उसमें। इस्लाम में है और कानून में है। हाँ। कानून में डाइवोर्स नाम दिया गया है और इस्लाम में तलाक नाम दिया गया है। हमारे धर्म में कोई है ही नहीं। हमारे धर्म में कहीं है ही नहीं डिवोर्स का जिक्र। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे सोसाइटी जो है बदलाव आता है, जैसे जैसे बाहर की चीज़ें बदलती हैं, और हमारे यहाँ भी जैसे सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें हैं, और कानून में ज़रूरत तो है ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार ही ऐसा करते रहोगे कि जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है। तो मुझे लगता है कि आप कंपैटिबिलिटी देखें, सोच समझ के शादी करें, और तभी जो है आगे बढ़े। आजकल एक और आ रहा है मामला सामने, स्वाइप वाला क्या मामला है? क्या ये महिलाओं को लड़कियों को जो है वो स्वाइप करते हैं, यहाँ की मतलब कि सामने वाली की महिला उसके पास आती है, उसकी महिला उसके पास आती वाइफ है, स्वैपिंग वगैरह। वाइफ स्वाइपिंग वगैरह क्या होता है? अब ये मामला आया सामने, कभी देखा? नहीं, ऐसा वाइफ स्वैपिंग वाला मेरे पास तो अभी ऐसा कोई मामला आया नहीं है। तो आएगा तो जब जरूर अगली बार हम इस पे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो क्योंकि बहुत बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मेट्रोपॉलिटन वाली ये सब चीज़ें हैं। ये हमारे हर जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में, पुणे जैसी जगहों में ये सब काफ़ी देखा गया है। ये बाहर का कल्चर हमारे देश में आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मामले भी सामने आ रहे हैं, प्रताड़ना करने वाली, और खास तौर पे डाइवोर्स की बात करें तो ये सब चीज़ें क्या वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि पहले के टाइम पे तो डाइवोर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए कुछ ज़्यादा होता भी नहीं था ज़्यादातर। ये बात सही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे, क्या है कि सब लोग कनेक्टेड है, तो बाहर से कोई भी प्रकार की कोई भी सोच होगी, या किसी भी प्रकार का मूवमेंट होगा, या कोई भी थॉट प्रोसेस होगा, वो आएगा ही इंडिया में। लेकिन हमें देखना है कि हमारे इंडिया के, भारत के जो मेन जो सोच है, या जो विचारधारा है, या धार्मिक सोच है, उसी प्रकार अपने उसको ढालने की जरूरत है। आपको शादी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि शादी को तोड़ना ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन है, जब कोई चीज़ें बिल्कुल ही ना बने और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो ज़रूर, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयों में भी शादी तोड़ने की नौबत आती है। ऐसे कितने केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें ऐसा होता है कि लड़ाई हो गई और शादी तोड़ने पे आ गए। कई बार ऐसा एक केस आया हमारे पास कि वो लड़का गे है,
लेकिन वो अपने घर पे कभी नहीं बता पाया, उसकी शादी हो गई, अब जाके उसको समस्या हो रही है, और अब उसकी वही सारे मैट्रिमोनियल लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज हो रहे हैं उसमें भी। हाँ। अब लड़का गे है, लड़का कभी अभी परिवार को बता नहीं पाया, शादी कर दी अरेंज मैरिज सेटअप में, ओहो। और अब वो उस लड़की की क्या गलती थी इसमें? लड़की की गलती तो कोई गलती नहीं है। अब वो बेचारी परेशान है। ये भी केस हमारे पास आया। अच्छा। हाँ, क्या ऐसा बता केस रहे? है। तो इस केस में आया, उन्होंने मुझसे जानकारी ली। अब फाइनली वो सेटलमेंट करके, वो बीच में मीडिएशन करके, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो पब्लिक हो बात ज़्यादा। तो इस तरह से हर तरीके की सोसाइटी में हमें लगता है कि हम शादी करें कन्वीनियंस में, मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रास्ते निकलेंगे। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई और समझाई भी हैं। और आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे जनता को, हमारे देश की जनता को, क्योंकि खासतौर पे लड़कों को और उन लड़कियों को जो परेशान है इससे, इस चीज़ से, या फिर कुछ भी जो बताना चाहें आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मैंने पहले ही बोल रहा था कि शादी जो है कंपैटिबिलिटी देख के करें और सोच समझ के करें, और किसी भी प्रकार के बाहर के इन्फ्लुएंस में मत आएं। जो हमारे जो बॉलीवुड के या बाहर के जो थॉट प्रोसेस है कि कर दिया, और बॉलीवुड में दिखाते हैं कि मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। एक घटना हुई है सिया गोयल वाली, उसके बाद वो, अब भले ही वो उसके साथ क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन जीवन खराब हो जाता है। एक परिवार का नहीं, दो परिवार पूरे पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो करता है वो भी और जिसके घर में कोई जाता है वो भी। तो इसीलिए सोच समझ के शादी करें, या कैसी भी कोई भी आगे, बस यही कहना चाहूँगा। शुरुआत किया था हमने सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जजेस को लेकर और लोअर कोर्ट को लेकर जो आपने समस्याएं बताई। तो जजों को लेकर क्या लग रहा है कि जज जो है अपनी समस्या को सुलझा नहीं पा रहे, इसका मतलब अपनी कोर्ट की समस्या को सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो सवाल इस पर भी खड़ा हुआ कि ना, कि फिर बाहर की समस्या को कैसे सुलझाएंगे, वो कैसे वो फैसला लेंगे, क्योंकि अंदर की बात वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं, देखिए ऐसा है, जजेस जो हैं अपने समस्याएं सुलझाने के लिए पूरे पूरे उनके पास राइट्स हैं, पूरे सुलझा लेते हैं वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि अगर ये आप डर इंफ्रास्ट्रक्चर, के बोल रहे हो इसमें? नहीं 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 नहीं, अगर कहीं जज के ऊपर कुछ उल्टा ना चले जाए, आप भी डर रहे हो? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मिला के है भाई। आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का अगर इशू है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, हाई कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके कोई भी चेंज आता है। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, है ना, और मुझे लगता है ये भी एक प्रायोरिटी पे रहेगा, तो बेहतर एक रास्ता निकलेगा। ठीक, थैंक यू सो मच वैभव भाई कि आपने अच्छे से सारी बातों को समझाया। और जो मुद्दे चल रहे थे, खास तौर पर देश के अंदर दो मुद्दे चल रहे थे। एक चल रहा है सिया वाला मैटर, कि सिया गोयल का जो उसने आरोप जो लगाया कि अपने बॉयफ्रेंड को, होने वाले पति को उसने धक्का देके मार दिया। और दूसरी तरफ है सोनम की बातचीत हुई, और सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो गाली गलौज वाला, इन सारे विषयों पर हमने अच्छे से बातचीत किया। और बातचीत करने के बाद समझने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या कुछ देश के अंदर हो रहा है, और घटना कैसे सामने आती है, और पीछे की सच्चाई क्या होती है इसमें। इन सारे विषयों को हमने रखा और आपको बताया। आप भी अपने राय को कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।